बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भाई आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंटेक्स बुक बोर्ड मैट्रिक केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 13 नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। नाइट्रोजन सीरीज़ कंप्लीट कर चुके और इसकी ऑक्सीजन सीरीज़ का फाइनल पार्ट 5 ओजोन हम करने जा रहे हैं। कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और क्या करना है, ऑक्सीजन पार्ट 5 ये चैप्टर तमाम हो जाएगा। चैप्टर नंबर 14 की तरफ बढ़ेंगे हम। ठीक हो गया? क्या है ये? ओजोन। ओजोन। कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना। ठीक है? क्या क्या देखेंगे इसके अंदर? हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, टॉपिक्स पहले ही बता दूं। इंट्रोडक्शन देखेंगे, ओजोन क्या है, अक्रेंस कहाँ कहाँ ये पाई जाती है। इसके अलावा जो है इसकी प्रिपरेशन देखेंगे, नेचुरल प्रिपरेशन और लैब प्रिपरेशन। उसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। और उसके बाद फाइनली इसके यूजेस देखेंगे और इस तरह जो है ये चैप्टर तमाम हो जाएगा। तो टाइम किल नहीं करते, सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन में चलते हैं। इंट्रोडक्शन, पहली चीज़ स्टेट इसकी, ये ओजोन के है क्या। अगर तो कोई चीज़ है तो भाई सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, तीन ही स्टेट है ना। चौथी स्टेट वैसे प्लाज्मा भी है, पांचवी स्टेट बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट भी है, लेकिन फ़िलहाल वो हमारे टॉपिक का हिस्सा नहीं है। तो स्टेट मतलब इसकी हालत क्या है, ये सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, ये गैस है। ठीक है? ये एरोस को देखें किस तरह से मैं इस इंफॉर्मेशन को जो है वो मैनेज कर रहा हूँ। कलर इसका कैसा होता है? पेल ब्लू कलर, पेल ब्लू कलर है इसका। नेचर इसकी कैसी है? फ्रेंडली है या पॉइजनस है? ये पॉइजनस है, जहरीली गैस है। ठीक है भाई, नोट करते रहिए। चौथी इंफॉर्मेशन इसके हवाले से क्या है? ऑर्डर। ऑर्डर बोलें तो स्मेल, इसकी स्मेल कैसी है? शार्प और इरिटेटिंग है। शार्प और इरिटेटिंग है, तेज बू है और तंग करने वाली बू है। जैसे कि प्याज की बू नहीं होती, प्याज कटती है जब, तो उसकी स्मेल कैसी होती है? तंग करने वाली होती है ना, ऐसी होती है। एलोट्रोपिक फॉर्म, एलोट्रोपिक फॉर्म किसकी एलोट्रोपिक फॉर्म है? ये ऑक्सीजन की एलोट्रोपिक फॉर्म है। एलोट्रोपी पे मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, थोड़ा सा हवाला एलोट्रोपी का यहाँ भी दे दूँ आप लोगों को। एलिमेंट क्या है? थिंग्स, चीज़ें हैं। चीज़ें कौन सी चीज़ें हैं? ये लिविंग थिंग है, नॉन लिविंग थिंग है? नॉन लिविंग थिंग्स है। ठीक है? और जो सेम टाइप ऑफ एटम्स से मिलके बनती है, सेम टाइप ऑफ एटम्स। जब इन चीज़ों को आप अंदर से देखेंगे तो आपको उस चीज़ के अंदर एक ही नस्ल के सारे एटम्स जो हैं वो नज़र आएंगे। मिसाल के तौर पर अगर आप आयरन को ले लीजिए, तो आयरन के अंदर आयरन का एक पीस ले लें, उसके अंदर आपको सारे आयरन के ही एटम्स नज़र आएंगे। दूसरा कोई हाइड्रोजन का एटम वहाँ नज़र नहीं आएगा, क्लोरीन का नज़र नहीं आएगा, ब्रोमीन का नज़र नहीं आएगा। तो इसको हम कहते हैं एलिमेंट। अब ये एलोट्रोपी क्या है और एलोट्रोपिक फॉर्म्स क्या है, इसको समझने के लिए मैं आपसे पूछता हूँ कि ये दीवार जो बनती है, वॉल, ये किससे मिलके बनती है? आप कहेंगे सर ये ब्रिक्स से मिलके बनती है, ईंटों से मिलके बनती है। मतलब जब आप ईंटों को मिलाएंगे तो दीवार बनेगी, है ना। कभी ऐसा हुआ है कि आपने ब्रिक्स को मिलाया, वो मिस्त्री, वो मजदूर, वो मिस्त्री जो कि दीवार बना रहा है ईंटें उठा उठा के, तो वो जैसे ही ईंटों को सबको मिला देता है, उसके बाद दीवार बनने के बजाय वो कोई बर्गर बन जाती है। वो ब्रिक्स को मिलाने से कभी ऐसा हुआ है कि कोई फैन बन गया हो? उन ब्रिक्स को मिलाने से कभी ऐसा हुआ है कि कोई मार्कर बन गया हो? ये जो मैं आपको मिसालें बता रहा हूँ,
ये मज़ाहिया सी तो हैं, इंटरेस्टिंग हैं, लेकिन ये देखें कितनी एंटायरली डिफरेंट चीज़ें हैं। यानी कि ये मार्कर और फैन और बर्गर और वॉल, ये जो मैंने आपको नाम, चार चीज़ों के नाम बताएं, ये एक दूसरे से बिल्कुल अलग अलग चीज़ें हैं, हट के चीज़ें हैं, इनकी खुसूसियात अलग हैं, काम अलग हैं। लेकिन जब मैं कह रहा हूँ कि दीवार जो है वो ब्रिक्स से मिलके बनी है, तो इसका मतलब ब्रिक्स जब मिलेंगी तो दीवार ही बनेगी, बर्गर नहीं बनेगा, मार्कर नहीं बनेगा, फैन नहीं बनेगा। ब्रिक्स के मिलने से वॉल ही बनेगी, दीवार ही बनेगी। ये बात पता है आपको, बच्चों को भी पता है। वजह क्या है? क्योंकि वॉल जो है, वॉल वो किससे मिलके बनी है? ब्रिक्स से मिलके बनी है। अब जब यहाँ पर हम कार्बन के एटम्स को एक जगह पे इकट्ठा करते हैं, कार्बन के एटम्स को एक जगह पे इकट्ठा करेंगे तो एक ही चीज़ बनेगी ना। मिसाल के तौर पर कोयला, कोयला, कोल तो वैसे खैर एक मिक्सचर की एग्जाम्पल है, लेकिन फिलहाल आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ। कोयले को ले लीजिए, ठीक है। ये कार्बन के एटम्स से मिलके बना है तकरीबन, सपोज करें ये तकरीबन कार्बन के एटम से मिलके बना है। कोयला पता है ना, बारबेक्यू वगैरह भी करते हैं, काला सा होता है, ठीक है। हाथ लगाना कोई पसंद नहीं करता इसको, लेकिन इसके बगैर जो है वो क्या होते हैं, तिक्के कबाब वगैरह वो भी नहीं बन सकते। कोयला जलेगा तो ये बारबेक्यू के आइटम बनेंगे, तो पार्टी शार्टी होगी। ये कोयला कार्बन के एटम से मिलके बना है, कार्बन के एटम्स मिले हैं तो कोयला बना है। दूसरी मिसाल इसके सामने डायमंड की है। डायमंड, कहाँ कोयला और कहाँ डायमंड, फर्क है या नहीं है? बिल्कुल फर्क है भाई। वो मैंने कौन सी मिसाल दी थी? दीवार किससे मिलके बनी है? ब्रिक्स से मिलके बनी है। ब्रिक्स मिलेंगी तो मार्कर नहीं बनेगा, फैन नहीं बनेगा। समझ आ गई बात? कार्बन के एटम्स मिलेंगे तो हमेशा कोयला ही बनेगा, लेकिन हर दफ़ा ऐसा नहीं होता, ठीक है। कार्बन के एटम्स कभी मिलते हैं तो डायमंड भी बन जाता है, यानी कि डायमंड जो है ये भी कार्बन के एटम्स से मिलके बना है। और आपकी पेंसिल जो है, पेंसिल की नोक जो है वो इससे मिलके बनी है, ग्रेफाइट। ये भी ग्रेफाइट जो है जो आपकी पेंसिल की नोक है वो भी किससे, वो उसको क्या कहते हैं? उसको ग्रेफाइट कहते हैं। और वो कौन से एटम से मिलके बनी है? कार्बन के एटम से। मतलब कोयला जो बना है वो भी कार्बन के एटम से मिलके बना है, डायमंड जो बना है वो भी कार्बन के एटम से मिलके बना है, और ग्रेफाइट जो है वो भी कार्बन के एटम से मिलके बना है। तीनों चीज़ें बिल्कुल एक दूसरे से हट के हैं, अलग अलग। ये ग्रेफाइट पेंसिल में इस्तेमाल हो रहा है, ये डायमंड जो है वो पता है सबको कहाँ इस्तेमाल हो रहा है, कोयले का भी इस्तेमाल सबको पता है। एंटायरली अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन तीनों के अंदर कार्बन के ही एटम्स मौजूद हैं। तो इनको क्या कहेंगे अब? एलिमेंट की डेफिनेशन क्या है? थिंग्स, वो चीज़ें, सेम टाइप ऑफ एटम्स। तो ये कोयला जो है ये भी कार्बन का ही एलिमेंट हुआ, ये जो डायमंड है ये भी कार्बन का ही एलिमेंट हुआ, और ग्रेफाइट जो है इस डेफिनेशन के मुताबिक ये भी कार्बन का ही एलिमेंट हुआ। तो देख लीजिए, इनको क्या कहा जाता है? इनको एलोट्रॉपिक मॉडिफिकेशंस कहा जाता है। और इस सिचुएशन को एलोट्रॉपी कहा जाता है, इस साइंस को एलोट्रॉपी कहा जाता है, जिसके अंदर चीज़ें एक ही किस्म के एटम से मिलकर बनती हैं लेकिन जुदा जुदा होती हैं। बात समझ आ रही है आपको? कोयला हो गया, डायमंड हो गया, ग्रेफाइट हो गया, जुदा जुदा हैं, अलग अलग हैं, लेकिन तीनों के अंदर कार्बन के ही एटम्स मौजूद हैं। तो ये भी कार्बन, एलिमेंट ऑफ कार्बन, एलिमेंट ऑफ कार्बन, एलिमेंट ऑफ कार्बन, लेकिन एंटायरली डिफरेंट चीज़। इनको कहा जाता है एलोट्रॉपिक मॉडिफिकेशन, ठीक है, या एलोट्रॉप्स भी कहा जाता है, और इस साइंस को एलोट्रॉपी कहते हैं। अब इसकी तरफ आ जाएं, एलोट्रॉपिक फॉर्म्स। ऑक्सीजन की एलोट्रॉपिक फॉर्म है ये। कैसे? ऑक्सीजन का फॉर्मूला देख लीजिए, O2। ऑक्सीजन क्या है? गैस है। कहाँ पे मौजूद है ये? सबसे ज़्यादा सब जगह मौजूद है, लेकिन एयर बड़ी अच्छी मिसाल है हमारे। हवा जो है, हवा के अंदर जो है वो 21% जो है, 21% जो है वो ये ऑक्सीजन गैस मौजूद है। इसका केमिकल फार्मूला ये है, यानी कि ऑक्सीजन गैस जो है वो O2 के मॉलिक्यूल से मिलके बनी है ऑक्सीजन गैस। बात समझ आ रही है आपको? और ये ऑक्सीजन गैस क्या है? ये एक एलिमेंट है। ओजोन जो है उसका फॉर्मूला है O3। ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन गैस क्या है? एक चीज़ है ना, किससे मिलके बनी है? एटम्स से।
सेम टाइप ऑफ एटम्स से मिलके बनी है ना, बिल्कुल सेम टाइप ऑफ एटम्स से मिलके बनी है ऑक्सीजन गैस। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऑक्सीजन गैस क्या है, एलिमेंट है। ओजोन क्या है, एक चीज़ है, ये भी एक गैस है। किससे मिलके बनी है, ये एटम्स से मिलके बनी है, सेम टाइप ऑफ एटम्स से मिलके बनी है, बिल्कुल सेम टाइप ऑफ एटम्स से मिलके बनी है। इसका मतलब ओजोन भी एक एलिमेंट है, ऑक्सीजन गैस भी एक एलिमेंट है, ओजोन गैस भी एक एलिमेंट है। लेकिन ओजोन गैस और ऑक्सीजन गैस जो है बने ऑक्सीजन के एटम्स से ही मिलके हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे से बिल्कुल जुदा जुदा हैं। जैसे यहाँ पर कोल, डायमंड और ग्रेफाइट, तीनों जो हैं वो एलोट्रॉपिक फॉर्म्स हैं कार्बन की। इसी तरह ये ओजोन गैस और ऑक्सीजन गैस जो है वो एलोट्रॉपिक फॉर्म्स हैं ऑक्सीजन की। ठीक है भाई, और इस पर डिटेल देखनी है तो फिर एलोट्रॉपी वाली वीडियो यूट्यूब सर्च बार में लिखिए, एलोट्रॉपी बाय रटना नहीं, समझना है आपको, पास ये तफसील आ जाएगी। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। और क्या डिटेल, छठी इंफॉर्मेशन इसकी, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसका O2 है। ओजोन गैस को किसी ने तो डिस्कवर्ड किया होगा, डिस्कवर्ड बाय, सातवीं इंफॉर्मेशन इसके हवाले से, डिस्कवर्ड बाय, ये किसने डिस्कवर्ड किया था इसको, स्कॉनबियन ने, इस कॉनबियन ने इसको डिस्कवर किया था 1839 में, 1839 में इसको डिस्कवर किया था। एलोट्रॉपिक प्रूफ, एलोट्रॉपिक प्रूफ यानी कि इस बात को साबित करना कि भाईजान ये ओजोन गैस जो है ये असल में ऑक्सीजन गैस की ही एक एलोट्रॉपिक फॉर्म है। इस चीज़ को साबित करना आसान काम नहीं था, और इसको साबित किया किसने, एलोट्रॉपिक प्रूफ इसका किसने दिया, जे सॉरिट ने, जे सॉरिट ने दिया। सारी चीज़ें एमसीक्यूज वगैरह में आ जाती हैं। 1886 में, 1886 में जे सॉरिट ने बात बताई कि भाई ये ओजोन गैस जो है असल में ये एक एलोट्रॉपिक फॉर्म ही है ऑक्सीजन गैस की। मिटा दूं, ये इसका इंट्रोडक्शन था। अब इसकी अकरेंस की तरफ चलते हैं, सेकंड डेफिनेशन की तरफ। अकरेंस, ये ओजोन गैस हमारी नेचर में कहाँ पाई जाती है, क्या ज़मीन के अंदर, हवा में, पानी में, या ज़मीन के ऊपर। नंबर 2 अकरेंस, अकरेंस मतलब पाया जाना, इसकी मौजूदगी कहाँ कहाँ मौजूद है भाई। पहली हेडिंग आ जाती है इन नेचर, हमारी नेचर में ये कहाँ मौजूद है। हमारी नेचर मतलब हमारी दुनिया में ये कहाँ मौजूद है। एट अ हाइट अबव, इसके लिए आपको आसमान की बुलंदी पे जाना पड़ेगा। एट अ हाइट अबव 20 किलोमीटर, आसमान पे तकरीबन आपको कितना जाना पड़ेगा, 20 किलोमीटर की बुलंदी से ऊपर जाना पड़ेगा। ये बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। माउंट एवरेस्ट जो है ना उससे भी ज़्यादा हाइट पर है ये। ठीक है, दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ जो है, तो ये उससे भी ज़्यादा जो है वो हाइट पर मौजूद है। फॉर्म किस शक्ल में मौजूद है वहाँ पर, ये इतनी बुलंदी पे ये किस शक्ल में मौजूद है, ये एक लेयर की शक्ल में मौजूद है। लेयर की शक्ल में, जैसे कि कवरिंग नहीं होती हमारी अर्थ को, इसने हमारी अर्थ की हाइट पे जाएं तो यहाँ पर एक लेयर की शक्ल में ये मौजूद है। ये बना देता हूँ मैं इस तरह की, इनविजिबल है तो नज़र नहीं आती, ये हमारी अर्थ हो गई, और इस तरह से ये एक लेयर आ गई। ये लेयर किसकी है, ओजोन गैस की लेयर है, जिसने कवर्ड किया हुआ है हमारी अर्थ को। ठीक है भाई, अच्छा और क्या इन्फॉर्मेशन है इसके हवाले से। फंक्शन, इतनी बुलंदी पर अगर अल्लाह ताला ने इस गैस को रखा हुआ है, ओजोन लेयर को, हमारी अर्थ को, पूरी अर्थ को इस ओजोन लेयर से कवर्ड किया हुआ, तो इसका कोई काम भी तो होगा ना, कोई मकसद भी तो होगा ना। इसका काम एक है, फिल्टर करना, फिल्टर करना या स्टॉप करना, रोक देना, या प्रिवेंट करना। इसका मतलब भी बचाना होता है
किस चीज़ को फिल्टर करना, किसको रोक देना? फिल्टर करना मतलब छान लेना। किसको? सनलाइट को। जो सनलाइट आ रही है ना, सन से जो लाइट आ रही है, ठीक है, येलो कलर की जो आपको नज़र आती है, सनलाइट का वैसे कलर कोई नहीं है, ठीक है, वो जो येलो कलर आपको नज़र आता है वो सिर्फ रिफ्लेक्शन होती है, ठीक है। अब ये बात आगे निकल जाएगी। बहरहाल ये सनलाइट जो आ रही है, ये मैंने एक रे जो है वो ले ली, रे ऑफ लाइट, सनलाइट की एक रे ले ली। जैसे ही ये प्रिज्म से टकराएगी, प्रिज्म का ये कमाल है कि प्रिज्म से टकराने के बाद 7 कलर्स निकलेंगे, जिनको रेनबो कहते हैं। क्या कहते हैं? रेनबो, जिसको हम कहते हैं विबग्योर, VIBGYOR, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ये 7 कलर्स का, यानी कि 7 डिफरेंट लाइट्स का मजमुआ है हमारी सनलाइट। और ये हमें किसने बताया? जब हमारी सनलाइट टूटी इन 7 डिफरेंट लाइट्स में जो कलर्ड है, किसने तोड़ा? इस प्रिज्म ने तोड़ा। इसका काम ही ये है, ठीक है। लेकिन ये पूरी बात नहीं है। हमारी सनलाइट जो है वो 7 लाइट्स का मजमुआ नहीं है, बल्कि 9 लाइट्स का मजमुआ है जी। इसमें से 2 लाइट्स ऐसी हैं जो कि इनविजिबल हैं, आपकी आंख से ओझल हैं, इंसानी आंख उनको नहीं देख सकती, ठीक है, उनको डिटेक्ट नहीं कर सकती। ये कौन कौन सी हैं? ये 2 हैं। एक है अल्ट्रा वायलेट, जिसको UV कहा जाता है, अल्ट्रा वायलेट, जिसको इन शॉर्ट जो है वो U और V कहा जाता है। और दूसरी है इंफ्रा रेड, इंफ्रा रेड, इसको IR कहा जाता है, इंफ्रा रेड। ये 2 लाइट्स ऐसी हैं जो सनलाइट के साथ ही आती हैं। सन से चल के ये 9 लाइट्स इस एक लाइट की शक्ल में, जिसको हम सनलाइट कहते हैं, ये 9 लाइट्स हमारी अर्थ की तरफ आती हैं। इसमें से ये जो 7 लाइट्स हैं, जो 7 कलर्स जिनको हम कहते हैं, ये तो किसी ना किसी तरह हमारे लिए फ़ायदेमंद हैं। लेकिन ये जो 2 हैं जो इनविजिबल हैं, अल्ट्रा वायलेट और इंफ्रा रेड, ये हमारे लिए डेंजरस हैं। ख़ास तौर पे ये अल्ट्रा वायलेट जो है, ये आपकी स्किन डिजीज़ जो है आपको कर सकती हैं। आपको स्किन की, जिल्द की बीमारियां हो सकती हैं, ख़ास तौर पे स्किन कैंसर, और बहुत सारी बीमारियां और भी हो सकती हैं इस अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन से। हमारी अर्थ के गिर्द ये जो ओजोन लेयर है, क्या करती है वो, कि जो जब सन से ये लाइट आती है हमारी अर्थ की तरफ, तो ये ओजोन लेयर जो है ये 7 लाइट्स को अंदर आने देता है, 2 लाइट्स को रिफ्लेक्ट बैक कर देता है, अल्ट्रा वायलेट और इंफ्रारेड। इन 2 को वापस भेज देता है दोबारा कि भाई वापस चले जाओ। यानी कि क्या काम करती है ये ओजोन लेयर? फिल्ट्रेशन का काम करती है, सनलाइट को फिल्टर कर देती है, सनलाइट को छान देती है, ताकि इनमें से ये इंफ्रारेड और अल्ट्रा वायलेट जो है वो इस ओजोन लेयर से टकरा कर बैक टू स्पेस, वापस स्पेस में चली जाती हैं। 7 लाइट्स जो हैं, जिनको हम ये कहते हैं विबग्योर, ये हमारे पास अर्थ में आ जाती हैं। इसका हमारी अर्थ पे काम है, हमारी फसलें पकती हैं, ठीक है, और बहुत सारे मामलात हैं। तो समझ में आई बात कि फंक्शन जो है क्या है? फिल्टर करना, स्टॉप करना। किसको? इसको, ख़ास तौर पे अल्ट्रा वायलेट को। इंफ्रारेड भी नुकसानदेह, लेकिन इतनी नुकसानदेह नहीं जितनी अल्ट्रा वायलेट है। लेकिन बहरहाल ये कि किसी न किसी तरह थोड़ी बहुत सनलाइट के साथ ये अल्ट्रा वायलेट और इंफ्रारेड रेडिएशंस जो हैं ये अर्थ पे आ ही जाती हैं, ये बात तय है। कुछ हमारी अपनी भी, इंसानों की भी एक्टिविटीज़ हैं ऐसी, जिनकी वजह से अल्ट्रा वायलेट और इंफ्रारेड रेज जो हैं वो हम बनाते हैं खुद, इनके यूज़ भी हैं, ठीक है भाई। तो ये फंक्शन भी आ गया इस ओजोन लेयर का, तफसील से बता दिया मैंने। फिल्टर अल्ट्रा वायलेट रेज, फिल्टर करना किसको? फिल्टर UV अल्ट्रा वायलेट रेज फ्रॉम सनलाइट। ठीक हो गया भाई? अच्छा, अब ये ओजोन लेयर जो है वो
ओजोन लेयर हमारे एटमॉस्फेयर में, अपर एटमॉस्फेयर में जो है वो बनती भी है। तो ये बनती कैसे है? फॉर्म्ड बाय, ये बनती कैसे? आपको पता है ऊपर आसमान पे बादल होते हैं, बादल हैं, वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर जो है वो लाइटनिंग भी होती है, बिजली भी कड़कती है, चमक, बिजली की गरज चमक भी होती है, आसमानी बिजली कड़कती है ना। तो जब ये लाइटनिंग फ्लैशेस होते हैं, लाइटनिंग फ्लैशेस जो होते हैं, इंटरैक्ट विद एटमॉस्फेरिक एयर। आसमान पे जब बिजली कड़कती है, ये लाइटनिंग फ्लैशेस होते हैं, बिजली कड़कती है, तो वो जो लाइटनिंग फ्लैशेस हैं वो इंटरैक्ट करते हैं, वो रिएक्ट करते हैं किससे? एटमॉस्फेरिक एयर। और एटमॉस्फेरिक एयर में क्या मौजूद है? ऑक्सीजन गैस मौजूद है। तो ये लाइटनिंग फ्लैशेस जो हैं, ये ऑक्सीजन गैस को जो है O2 को O3 में कन्वर्ट कर देते हैं। समझ में आ गई बात? तो ये इस तरह से ये बनती है ओजोन गैस हमारी अपर एटमॉस्फेयर में। ठीक है भाई, ये भी आपको पता चल गया। इसकी स्टेबिलिटी को देख लें। स्टेबिलिटी मतलब अपने वजूद को कायम करना, कायम रखना। वेरी अनस्टेबल, ये इतनी स्टेबल नहीं होती। मतलब ये O3 से, O3 बना किससे है ये ज़रा देखें आप। ये O3 ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन के एक एटम के मिलने से ये O3 ओजोन गैस का मॉलिक्यूल बना है। इसी तरह से, लेकिन ये ज़्यादा देर तक अपने वजूद को कायम नहीं रख सकता, ये अनस्टेबल है O3। ये दोबारा O3 से, ओजोन गैस से दोबारा ऑक्सीजन एटॉमिक फॉर्म में और ऑक्सीजन मॉलिकुलर फॉर्म में ये दोबारा जो है वो कन्वर्ट हो जाती है दोबारा से। ठीक है भाई, इस बात का ख्याल रहे। और जैसे ही ये कन्वर्जन होती है, ओजोन गैस जो है वो दोबारा ऑक्सीजन गैस और ऑक्सीजन के एटम्स में कन्वर्ट होती है, तो ये एक एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन है। डेल्टा H से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, एक्सोथर्मिक, जिसमें हीट रिलीज होती है। तो कितनी रिलीज होती है? -107 किलो जूल्स पर मोल। ठीक है भाई, -107 किलो जूल्स पर मोल, इतनी हीट जो है वो रिलीज होती है। ठीक है, ये इसकी इक्वेशन भी आ गई, 6 नंबर की हेडिंग आ गई हमारे पास, इक्वेशन। ये इसकी इक्वेशन भी आ गई। आगे चलते हैं, और क्या डिटेल्स हैं। ये तो हमने देखा, कौन सी डेफिनेशन ये चल रही थी, अकरेंस की, ये कहाँ कहाँ पाई जाती है हमारी नेचर के अंदर, एट अ हाइट अबव 20 किलोमीटर, और किस शक्ल में मौजूद है? एक लेयर की शक्ल में मौजूद है। काम क्या है इसका ये भी हमने देख लिया, सनलाइट को फिल्टर करना अल्ट्रावायलेट रेज से, और वहाँ पर ये ओजोन गैस बनती कैसे, फॉर्म्ड बाय, इसको भी हमने देख लिया कि आसमान पर जो लाइटनिंग फ्लैशेस होते हैं, बिजली चमकती है, जो उस बिजली की चमक का रिएक्शन होता है हवा में मौजूद ऑक्सीजन गैस के साथ, तब जाके ये ओजोन गैस बनती है। इसकी स्टेबिलिटी को देखा, वेरी अनस्टेबल, ये इतनी ज़्यादा स्टेबल नहीं होती, इसीलिए ओजोन गैस जो है दोबारा ऑक्सीजन गैस और ऑक्सीजन एटम में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, आखिरी जो चीज़ है इसको यहीं ख़त्म करें, फिर एक साथ ही मिटाते हैं। वेरी स्मॉल अमाउंट। अब आपके जहन में ये बात आनी चाहिए, सर ये बिजली की गरज चमक जो है वो तो हमारी ज़मीन पे भी होती है, हमारी बिजली की चीज़ें जो हैं वो काम करती हैं, उनमें इलेक्ट्रिक करंट भी दौड़ता है, और वो बिजली की मशीनरीज जो हैं उनके अंदर भी स्पार्क हो जाता है कभी कभी, और मशीनरी जो है उसमें काम करती है, वहाँ पर भी लाइटनिंग फ्लैशेस होते हैं, आपके तजुर्बात में ये बात आई होगी। और हमारे इर्द गिर्द एयर भी मौजूद है, उसमें ऑक्सीजन भी मौजूद है, तो मशीनरियाँ भी मौजूद हैं, मशीनरियों के अंदर जो है वो इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिसिटी भी मौजूद है, और वहाँ पर हादसाती तौर पर या काम के दौरान जो है वो आप बैटरी के 2 वायर आपस में मिलाते हैं, वहाँ पर भी लाइटनिंग फ्लैशेस तो होता है ना, तो वहाँ पर भी तो एयर भी तो मौजूद है। तो लाइटनिंग फ्लैश और ऑक्सीजन का जब रिएक्शन होगा तो ओजोन गैस तो ज़मीन पर भी पैदा हो सकती है, बिल्कुल पैदा हो सकती है, यही बात है, लेकिन वेरी स्मॉल अमाउंट, बहुत ही थोड़ी मिकदार में। और क्योंकि ये
अनस्टेबल होती है, इसलिए दोबारा वो O3 से O2 में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये इलेक्ट्रिकल मशीनरीज जो हैं वहाँ पर ये बहुत थोड़ी मिकदार में ये गैस वक्ती तौर पर जो है वो पैदा होती है। ठीक है भाई, ये सारे मामले हो गए इसके। 2 टॉपिक कर लिए, प्रिपरेशन की तरफ चलते हैं। अब इसकी मिटा दूँ इसे। इसकी तैयारी, एक चीज़ तो मैं ऑलरेडी, बल्कि इसकी तैयारी तो मैं आपको, इसकी प्रिपरेशन तो मैं ऑलरेडी बता ही चुका हूँ कि कहाँ कहाँ ये तैयार हो रही है। प्रिपरेशन एक तो नेचुरली तैयार हो रही है, कुदरती तौर पे तैयार हो रही है O3 ओजोन गैस, कहाँ पर? आसमान पे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो हम इसकी प्रिपरेशन देख रहे हैं वो लैब, क्या लेबॉर्ट्री गैस में भी है। लेबॉर्ट्री में भी हम इस गैस को तैयार कर सकते हैं। एक तो हादसाती तौर पे हो रही है इलेक्ट्रिकल मशीनरीज के अंदर, क्या हम लैब में तैयार कर सकते हैं इस गैस को? बिल्कुल तैयार कर सकते हैं। कैसे तैयार कर सकते हैं? बाय पासिंग इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज थ्रू ऑक्सीजन गैस। वही सिंपल आसान सा प्रोसेस है, बाय पासिंग इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज दो वायर लीजिए। ठीक है, 2 वायर्स जो हैं उनके छिली हुई वायर्स हों आगे से, ये 2 वायर्स हैं, ये आगे से जो है ना छिली हुई हैं, और ये दोनों जो हैं वो बिजली के सॉकेट्स में लगी हुई हैं। ठीक है, मेन में ये 2 वायर्स आपने लगाई हुई हैं। यहाँ से पकड़ के इनको आपस में ज़रा टकराइए तो एक हल्का सा धमाका होगा और डिज, और वहाँ पर स्पार्क भी निकलेगा, लाइटनिंग फ्लैश भी होगा। ये आप खुद कर सकते हैं। समझ आ गई बात? तो यही तो हो रहा है यहाँ पर, क्योंकि इधर एयर भी तो मौजूद है। आप थोड़ा सा सोचिए ज़रा, 2 वायर्स को जब आप टकरा रहे हैं तो इलेक्ट्रिक शॉक हो रहा है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज हो रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर एयर भी तो है और एयर में ऑक्सीजन भी तो है। तो एग्जैक्टली यहाँ पर ऑक्सीजन से क्या बन जाएगा? ओजोन गैस बन जाएगी बाय पासिंग इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। ठीक है भाई, थ्रू ऑक्सीजन गैस, थ्रू ऑक्सीजन गैस के दरमियान। मिटा दूं इसको। ये सब कुछ करने के लिए ऑब्वियस सी बात है आपके पास लैब में एक मशीनरी होनी चाहिए जिसमें ये सारा इंतज़ाम हो। उस मशीनरी के अंदर ही एयर मौजूद हो और उस मशीनरी के अंदर ही आप इस इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज या स्पार्किंग या इलेक्ट्रिक शॉक का जो है वो इंतज़ाम कर लें। तो इसी मशीनरी को, इसी अपरेटस को जिसके अंदर आप ये तजुर्बात करते हैं, इसको ओजोनाइज़र कहा जाता है। ओजोनाइज़र ये वो मशीनरी है जिसके अंदर आप जो है वो तजुर्बात करके ओजोन गैस को तैयार कर सकते हैं। इसकी तैयारी के दौरान नेसेसरी चीज़ जो है जिसका आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, नेसेसरी कॉशन मौजूद होता है ना, वेरी इंपॉर्टेंट। तो वेरी इंपॉर्टेंट वाला ये ज़रूरी चीज़ क्या है? ज़रूरी चीज़ क्या है कि साइलेंट डिस्चार्ज होना चाहिए। साइलेंट डिस्चार्ज होना चाहिए। ठीक है भाई, इसका मतलब साइलेंट डिस्चार्ज का क्या है? जिसमें आवाज़ पैदा ना हो। जी, आप देख रहे हैं आसमान पे बिजली कड़कती है, तो बिजली जो कड़कती है चमकती भी तो है। ये कड़क का क्या मतलब है? आवाज़ उसकी, थंडर स्टॉर्म। और चमक का क्या मतलब है? लाइटनिंग। तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि भाई आवाज़ पैदा ना हो, सिर्फ चमक पैदा हो। ऐसा इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज आपने करना है जो साइलेंट डिस्चार्ज हो, मतलब उसमें कड़क ना हो, इनऑडिबल हो, इनऑडिबल, आवाज़ ना आए। ठीक है, सिर्फ क्या हो? फ्लैशेस हो, फ्लैशेस, यानी कि चमक जो है, बिजली की चमक वो मौजूद हो, क्योंकि काम सारा उसी का है। ठीक है, आगे चलें। उसकी वजह उसने लिखी है, मिटा दूं इसको। उसकी वजह इसने जो है वो लिखी है, वाई। वाई, ऐसा क्यों किया जाता है?
इसकी वजह क्या है? ये बात आप मत भूलिए कि ओजोन गैस जो है वो बहुत जो है वो अनस्टेबल है, ठीक है। तो अनस्टेबल है तो ऑब्वियस सी बात है कि वो जो है वो दोबारा किस में कन्वर्ट हो जाएगी, O3 से O2 में कन्वर्ट हो जाएगी। तो आप जो ओजोन गैस यहाँ बना रहे हैं तो ये आप यकीनन ये बात ये नहीं चाहते कि ये O3 गैस जो है, ओजोन गैस जो है दोबारा O2 में कन्वर्ट हो जाए, आप ऐसा नहीं चाहेंगे। तो ये उसके लिए किया जाता है साइलेंट डिस्चार्ज। शॉर्ट क्वेश्चन जो साइंटिफिक रीजंस आते हैं ना, उनके अंदर इस किस्म के क्वेश्चंस आ जाते हैं, उसमें किसी नोट्स में इनका जवाब नहीं मिलेगा, ये जवाब आपको खुद ही वहाँ पे बनाना पड़ता है कि ये वजह है भाई, ठीक है। क्योंकि अगर डिस्चार्ज साइलेंट नहीं होगा, ठीक है, आवाज़ वाला जो है वो डिस्चार्ज होगा, तो उससे क्या होगा, हीट जनरेट होगी, हीट जनरेट होगी। और ये हीट जो जनरेट होगी ये क्या करेगी, ये जो बनी होगी ओजोन गैस, ये हीट दोबारा उसको ऑक्सीजन गैस में कन्वर्ट हो जाएगी, मतलब आपकी मेहनत ज़ाया हो जाएगी, ठीक है भाई। आगे चलें अब, और क्या क्या है, इसकी इक्वेशन भी यहाँ बना दूँ, मिटाऊँ। इसकी एक इक्वेशन भी है जिसमें आप ये काम कर रहे हैं, 3O2, 3 मॉलिक्यूल आपको ऑक्सीजन गैस के चाहिए, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज चाहिए, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज चाहिए, इसके नतीजे में 2 मॉलिक्यूल जो है वो ओजोन गैस के बन जाएंगे, ठीक है भाई। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ की तरफ चलते हैं, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ और उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज़। फोर्थ टॉपिक, प्रॉपर्टीज़, और इसके अंदर हम फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑलरेडी मैं काफ़ी वैसे बता ही चुका हूँ वीडियो के स्टार्ट के अंदर ही, ठीक है। तो यहाँ पर भी दोबारा लिख देता हूँ थोड़ा थोड़ा सा। कलर इसका कौन सा है, पेल ब्लू, यानी कि पीला रंग भी है इसका और नीला रंग भी है, और भी कुछ है इसमें, ठीक है। वीडियो आगे मत कीजिएगा, कुछ और इन्फॉर्मेशन भी है इसके अंदर, ठीक है। इसकी स्मेल शार्प इरिटेटिंग स्मेल है, शार्प इरिटेटिंग स्मेल है इसकी। तीसरी फिजिकल प्रॉपर्टी जो है इसके अंदर, ये पॉइजनस है, पॉइजनस है। लेकिन कब है, मैंने तो ये बताया था आपको कि ओजोन गैस जो है वो पॉइजनस है, कब है, जब इसकी कंसंट्रेशन जो है, कंसंट्रेशन मतलब मिकदार इसकी, इस बात का ख्याल रखिएगा कि ये ओजोन गैस जो है ये गैस है, और गैस जो है वो हर गैस की तरह, जब आप ये बोतल का ढक्कन खोलेंगे, आप ये किसी कंटेनर में आपको इसको बंद करके रखना पड़ेगा इस गैस को, समझ में आ रही है बात। तो जब भी आप उस बोतल का ढक्कन खोल देंगे तो गैस बाहर निकल जाएगी। तो जिस जगह पर ये पैदा होगी गैस, तो उस जगह पर रुकेगी नहीं ओजोन गैस, बल्कि हवा में बिखर जाएगी, समझ में आ गई बात। तो अगर ये बिखर जाएगी, इसके O3 के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो स्प्रेड आउट हो जाएंगे, फैल जाएंगे, तो क्या ये इतनी रिएक्टिव होगी? नहीं, ऑब्वियस सी बात है। देखिए, नज़दीक नज़दीक मॉलिक्यूल होंगे O3 के बहुत ज़्यादा, तो उसको हम कहेंगे कंसंट्रेटेड, एक जगह पर ठीक ठाक इकट्ठी हुए हैं O3 के मॉलिक्यूल्स, तो इनका रिएक्शन भी बड़ा ख़तरनाक होगा। फिर अगर ये मॉलिक्यूल्स बिखर जाएंगे एयर में, तो फिर क्या होगा कि ये मॉलिक्यूल्स अपनी ताकत खो देंगे। तो यहाँ पर जो हम कह रहे हैं कि ये पॉइजनस इफेक्ट ओजोन गैस तब शो करेगी जब ये कंसंट्रेटेड होगी, मतलब ठीक ठाक मिकदार में एक जगह पर ये जमा होगी, ठीक है भाई। यहाँ पर लिखा हुआ है तकरीबन इसकी मिकदार होगी 100 पार्ट्स पर मिलियन, पर मिलियन ये मिकदार जो है वो होनी चाहिए। इसको हम कहते हैं 100 ppm, इसकी एब्रीविएशन होती है, MCQs में पूछा जा सकता है, फुल वर्ड्स ऑफ ppm, पार्ट पर मिलियन। 1 मिलियन जो है वो 10 लाख का होता है, ठीक है। तो एयर के अंदर जहाँ पर ये ओजोन गैस प्रोड्यूस हो रही है, तो 100 पार्ट्स जो हैं इसके ओजोन गैस के एयर के
1 मिलियन, पर मिलियन मतलब 1 मिलियन पार्ट्स में होने चाहिए, तब ये जो है वो बहुत ज़्यादा पॉइजनस होगी। नहीं समझ आई बात? दोबारा बताता हूँ। अगर मैं लीटर में लेता हूँ, एयर को जो है वो लीटर में लेता हूँ मैं, ठीक है, अब समझ आएगी बात। एयर को लीटर में लेता हूँ, तो 10 लाख लीटर एयर के अंदर, 10 लाख लीटर एयर के अंदर सिर्फ 100 लीटर, अगर जो है 10 लाख लीटर एयर के अंदर 100 लीटर अगर ओजोन गैस मौजूद है, तो फिर वो ओजोन गैस पॉइजनस है, खतरनाक है, आपके लिए नुकसानदेह है। समझ में आई बात? अब अगर नहीं समझ आई, वीडियो को थोड़ा सा बैक करके दोबारा मेरी बात सुने और उसको समझें ज़रा, क्या समझाना चाह रहा हूँ। पॉइजनस वाली बात हो गई, कंसंट्रेटेड होनी चाहिए, और कंसंट्रेटेड कितनी हो? तकरीबन 100 पार्ट्स पर मिलियन, 100 ppm। ठीक है भाई, और क्या इन्फॉर्मेशन है इसके हवाले से? अब ये पॉइजनस होगी तो ये इससे कुछ बीमारियां भी फैलेंगी। कौन कौन सी डिजीजेस इसकी वजह से हो जाती हैं? कौन कौन सी डिजीजेस ये हो जाती हैं? हेडेक, सर दर्द होता है, हेडेक आपको सर दर्द होता है। बर्निंग ऑफ आइज़, आपकी आंखें जलने लगती हैं। अगर प्यास कट रही हो तो कहीं यही मामला हो जाता है, बर्निंग ऑफ आइज़, आपकी आंखों में जलन होनी शुरू होती है। इसके अलावा आपको सांस लेने में दिक्कत होती है, इरिटेशन टू रेस्पिरेटरी पैसेज, सांस लेने में आपको इरिटेशन टू रेस्पिरेटरी पैसेज। आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम, आपके सांस लेने का जो सारा निज़ाम है, आपकी नाक से लेके मुंह से हलक तक और ट्रैकिया तक और लंग्स तक, जो सारा रास्ता है वो बुरे तरीके से इरिटेट करेगा, दर्द करेगा, आपको जलन होगी इसकी वजह से, इस ओजोन गैस की वजह से, वगैरह वगैरह। इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है, बॉइलिंग पॉइंट इसका कितना है? -112 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी कि अगर आप ओजोन गैस को, क्योंकि ये गैस है, आप इसको बॉयल करना चाहते हैं। अब आप बोलेंगे सर गैस है, ये गैस तो बॉयल नहीं हो सकती, बॉयल तो लिक्विड होते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, तो भाई इस गैस को आप लिक्विड में कन्वर्ट कर लें। सर कैसे करें गैस को लिक्विड में कन्वर्ट? ठंडा करें गैस को। जितना ज़्यादा गैस को ठंडा करेंगे वो ठंडी होती रहेगी, होती रहेगी, फाइनली एक टेम्परेचर ऐसा आएगा जिस पे वो गैस लिक्विड हो जाएगी। आप उसको और ठंडा करते रहें, ठंडा करते रहें, ठंडा करते रहें, तो तकरीबन माइनस का टेम्परेचर 100 से भी ऊपर जब चला जाएगा, -120 तक चला जाएगा, तो -120 से पहले -112 जो आएगा, इस पे सारी ओजोन गैस जो है वो लिक्विड ओजोन में कन्वर्ट हो जाएगी, हाईली कंसंट्रेटेड हो जाएगी, गाढ़ी हो जाएगी। ठीक है, आप टेम्परेचर बढ़ाते रहें और मतलब गिराते रहें, -112 से -115, -120 तक चले जाएं। अब ये सारी पॉइजन, ये सारी ओजोन गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो चुकी। अब आप चाहते हैं ये लिक्विड ओजोन जो है दोबारा गैशियस ओजोन में कन्वर्ट हो जाए, तो -120 डिग्री सेंटीग्रेड को फिर आप रिवर्स गियर पे लेके आएँ, थोड़ा सा हीटअप करें, तो क्या होगा? माइनस से पीछे की तरफ जाएंगे, -120 से -119, -118, -115, -113 और -112 जब होगा, इस टेम्परेचर पे क्या होगा कि वो लिक्विड नाइट्रोजन गैस जो है वो दोबारा गैस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी, और यही है इसका बॉइलिंग पॉइंट। ठीक हो गया भाई? अच्छा, क्या ये सॉल्यूबल है? क्या पानी में इसको हम डिज़ोल्व कर सकते हैं? जैसे ऑक्सीजन गैस, उसकी थोड़ी बहुत मिकदार पानी में डिज़ोल्व होती है। ठीक है, क्योंकि हमारे पानी के अंदर जो है वो एक्वेटिक लाइफ भी तो है, समुद्री हयात भी तो है, मछलियां हैं और दूसरे जानदार हैं, पौधे हैं, वो भी तो जिंदा, उनको भी तो ज़िंदा रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, तो ऑक्सीजन की थोड़ी मिकदार पानी में भी मौजूद होती है। तो क्या ओजोन जो है, ओजोन गैस, ये भी थोड़ी सी पानी में हो जाती है, स्लाइटली, बहुत थोड़ी जो है वो
मिकदार में, स्लाइटली मतलब बहुत थोड़ी मिकदार में ये ओजोन गैस जो है ये पानी में डिज़ोल्व हो जाती है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा मिकदार किसी में आप देखना चाहते हैं कि ये डिज़ोल्व हो जाती है, तो वो टर्पेंटाइन ऑयल है। ऑयल की बहुत सारी किस्में हैं, ठीक है, ये टर्पेंटाइन ऑयल कहलाता है, नोट कर लीजिए। टर्पेंटाइन ऑयल, इसके अंदर रेडिली मतलब बहुत तेज़ी के साथ जो है बहुत ज़्यादा मिकदार में डिज़ोल्व हो जाएगी इस टर्पेंटाइन ऑयल के अंदर, ठीक है भाई। तो ये फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ तमाम हुई। अब इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ की तरफ चलते हैं और फाइनल टॉपिक इसका फिर इसके यूजेस देख लेंगे। बायो के बच्चे परेशान ना हो, बस ये चैप्टर ख़त्म हो गया। अगली वीडियो जो सुबह इंशाल्लाह बनाऊंगा तो शाम तक अपलोड हो जाएगी। कौन सी वाली? सपोर्ट एंड मूवमेंट वाला जो चैप्टर हमारा चल रहा है इंशाल्लाह, ठीक है भाई। केमिकल प्रॉपर्टीज़ की तरफ चलते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ओजोन गैस। इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं उसमें हम क्या देखेंगे? पहली बात, ये मोर रिएक्टिव देन ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन गैस से ज़्यादा ये रिएक्टिव है। इसके अलावा ये एक पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये ओजोन गैस। मतलब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ये ऑक्सीडाइज जो है वो कर सकती है किसको? दूसरी चीज़ों को ऑक्सीडाइज कर सकती है। मतलब वहाँ पर क्या कर सकती है? ऐड ऑक्सीजन इन देम, उनमें ऑक्सीजन को शामिल करवा सकती है। तभी तो ये क्या फॉर्मूला है ओजोन गैस का? O3, मतलब 3 ऑक्सीजन के एटम्स, ठीक है। और ये आपको पता है कि ये तेज़ी के साथ अनस्टेबल होती है। ये दोबारा ऑक्सीजन गैस और सिंगल ऑक्सीजन एटम में कन्वर्ट हो जाती है। यही सिंगल ऑक्सीजन एटम जो है वो क्या होगा? ऐड हो जाएगा दूसरे कंपाउंड्स के साथ। और जब ये दूसरे कंपाउंड्स के साथ ऑक्सीजन का एटम ऐड होगा तो उनकी शक्ल ही बदल देगा भाई, उनको ख़राब करेगा। और आपको पता है ज़्यादातर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है जब ये ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं ताकि ये ऑक्सीजन जाए और दूसरे कंपाउंड्स में शामिल हो जाए, तो वो पता है कंपाउंड्स कौन से हैं? वो ज़्यादातर वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यानी कि ऐसे कंपाउंड्स जिनको कार्बन कंपाउंड्स भी कहा जाता है, या आसान लफ्ज़ों में ऐसे कंपाउंड्स जो कि लिविंग थिंग्स से हासिल होते हैं, पौधों से हासिल होते हैं, प्लांट्स से बहुत सारे कंपाउंड्स हासिल होते हैं, एनिमल्स से बहुत सारे कंपाउंड्स हासिल होते हैं। उन कंपाउंड्स में जाके ये ऑक्सीजन जो है उनके साथ शामिल हो जाएगी तो उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला ही ये चेंज कर देगी। मॉलिक्यूलर फार्मूला चेंज हो जाएगा तो वो कंपाउंड्स भी चेंज हो जाएंगे। ऑयल नहीं रहेगा, कुछ और ही बन जाएगा। मिल्क नहीं रहेगा, कुछ और बन जाएगा। इसी तरह बहुत सारी किस्मों के जो ऑयल्स हैं, टर्पेंटाइन ऑयल है, कॉर्न ऑयल है, कोकोनट ऑयल है, सोयाबीन ऑयल है, ये सारे ऑयल्स जो हैं ये क्या हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, प्लांट्स से हमें हासिल होते हैं। जब ये ऑक्सीडाइजेशन उनके साथ होगी, ऑक्सीजन उनके साथ रिएक्ट करेगी, उनका फार्मूला ही चेंज हो जाएगा। वो थोड़ी ना रहेंगे, मतलब वो ख़राब हो जाएंगे। बिल्कुल इसी तरह एनिमल टिश्यू, हमने कहा था ना शुरू में, हमने ये बात देखी थी कि ये हमारे सर में दर्द कर रही है ओजोन गैस, और हमारे जो है वो एयर पैसेजेस को ख़राब कर रही है, जलन हो रही है। तो हमारी बॉडी क्या है? क्या हम ऑर्गेनिज्म नहीं है? बिल्कुल है। तो ऑर्गेनिज्म अगर हैं, ऑर्गेनिज्म वर्ड से ही तो ऑर्गेनिक वर्ड निकला है। तो हमारी बॉडी जो सेल्स से मिलके बनी है और सेल्स एक जगह इकट्ठे होकर टिश्यूज़ बनाते हैं, तो मैं ये कह सकता हूँ कि मेरी बॉडी टिश्यूज़ से मिलके बनी है। तो टिश्यूज़ भी तो ऑर्गेनिक इन नेचर हुए या नहीं हुए? ऑर्गेनिक वर्ड ऑर्गेनिजम्स के लिए इस्तेमाल होता है बेसिकली। तो जब
इंसान, जानवरों से और पौधों से हासिल होने वाली चीज़ों को ये ऑक्सीजन ख़राब कर सकती है उनके साथ ऐड होके, तो यही क्या ऑक्सीजन उन जानवरों और पौधों को ख़राब नहीं कर सकती? कर सकती है ना, सोचने की बात है, उनको भी ख़राब कर सकती है। तो एनिमल टिश्यूज़ को जो है ये, और प्लांट टिश्यूज़ को ये ख़राब करती है। किस तरह से? इसी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी की वजह से, कि इसमें से ऑक्सीजन निकलता है और जाके उन एनिमल टिश्यूज़ के साथ कंबाइन होकर उनको डिस्ट्रॉय करता है, डैमेज करता है, ख़राब करता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी इसी वजह से ख़राब होते हैं। मिटा दूँ इसे? ठीक है भाई। तो ये पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है वो मैंने तफसील से बता दिया पिछली वीडियोस, वैसे मैंने बनाई है इसके ऊपर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के ऊपर ही। ख़ास तौर पे किन किन के साथ जो है वो रिएक्ट कर रहा है। रिएक्शन विद ओजोन गैस जो है वो किन के साथ रिएक्ट कर रही है? लेड सल्फाइड के साथ, PbS, लेड सल्फाइड के साथ रिएक्ट कर रही है। हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ ये रिएक्ट कर रही है ओजोन गैस, और जो है वो सल्फर डाइऑक्साइड के साथ ये रिएक्ट कर रही है, और ये जो है वो पोटेशियम आयोडाइड के साथ भी रिएक्ट कर रही है। लेकिन ये रिएक्शन करवाने के लिए आपको इन चीज़ों को पहले क्या करना पड़ेगा? बाज़ार से ये जब कुछ चीज़ें लेके आएँ आप, ये चारों चीज़ें, तो इनके साथ कोई अच्छा सा एसिड भी लें और फिर एक बीकर लें, बीकर में पानी डालें और फिर ये एसिड उसमें डाल दें। जब ये पानी एसिडिक हो जाए, मतलब इसमें एसिड मिक्स हो जाए, तब जो है इसमें आप ये डालें, कोई सा भी, लेड सल्फाइड है या हाइड्रोजन सल्फाइड है या सल्फर डाइऑक्साइड है या पोटेशियम आयोडाइड है, फिर इसमें डालें और उसके बाद फिर ओजोन गैस को इसमें डालें। फिर वो ओजोन गैस जो है इनके साथ रिएक्ट करेगी। मतलब ऐसे रिएक्ट नहीं करेगी इन कंपाउंड के साथ ओजोन गैस, बल्कि आपको ये एसिडिक मीडियम जो है वो प्रोवाइड करना पड़ेगा, उसके अंदर ये काम हो सकता है। मिटा दूँ उसे? ठीक है भाई। इनकी इक्वेशंस भी जल्दी जल्दी देख लेते हैं। लेड सल्फाइड के साथ जब ओजोन गैस जो है वो रिएक्ट करती है, 4 मॉलिक्यूल चाहिए ओजोन गैस के। इससे बनेगा लेड सल्फेट प्लस ऑक्सीजन गैस। ठीक है भाई। दूसरी इक्वेशन, हाइड्रोजन सल्फाइड प्लस ऑक्सीजन प्लस ओजोन, इससे क्या बनेगा? H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड बनेगा प्लस ऑक्सीजन गैस बनेगी। ठीक है भाई। तीसरी चीज़, हाइड्रोजन सल्फाइड भी हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड के साथ इसको रिएक्ट कराते हैं, ये भी गैस है, और ओजोन गैस जो है ये भी गैस है। ये दोनों जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो इसके नतीजे में सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस बनेगी प्लस ऑक्सीजन गैस बनेगी। ठीक है। और पोटेशियम आयोडाइड के साथ जब आप इसको रिएक्ट कराएंगे, 2 मोल चाहिए यहाँ पर, 2 मॉलिक्यूल पोटेशियम आयोडाइड के चाहिए, ओजोन गैस इसके साथ रिएक्ट करेगी। आपको एसिड भी चाहिए प्लस H2SO4, इस एसिड की भी आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो क्या बनेगा फिर इसके नतीजे में? पोटेशियम सल्फेट K2SO4 प्लस आयोडीन एलिमेंटल फॉर्म में प्लस वाटर प्लस ऑक्सीजन गैस। 4 चीज़ें देखें बनेंगी इधर, 4 चीज़ें बनेंगी, पोटेशियम सल्फेट, एलिमेंटल आयोडीन, वाटर और ऑक्सीजन गैस। ठीक है भाई। तो ये हमारे पास क्या हो गई, ये केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी हमने जो है वो ओजोन गैस की देख ली। अब इसके यूजेस की तरफ चलते हैं। आखिरी टॉपिक, मिटा दूं इसको? मेरे एक दोस्त कह रहे थे, सुहेल मुस्तकीम, सर भाईजान आप जो है वो बोलते हैं मिटा दूं इसको, तो कोई सुन तो रहा नहीं होता है। सुहेल मुस्तकीम मेरे दोस्त कह रहे थे कि आपको कोई सुन तो नहीं रहा होता, आप तो अकेले रूम में बस
इस मोबाइल के सामने तकरीरें कर रहे हैं, तो फिर ये क्यों पूछते हैं कि मिटा दूं इसको? कौन जवाब देगा इसको? भाई वो क्लास में पढ़ा पढ़ा के असल में आदत सी ऐसी बन गई है कि वही आदत यहाँ भी है। ऐसा ही लगता है जैसे क्लास ही चल रही है। चलें यूजेस की तरफ चलते हैं इसके। क्या इसके कुछ यूजेस भी हैं? क्या हमारी ज़िंदगी में इस ओजोन गैस का कहीं यूज़ भी किया जा रहा है? बिल्कुल, इंडस्ट्रियल लेवल पे इस ओजोन गैस का जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा होगा। इंडस्ट्रियल लेवल पे इंडस्ट्रियल केमिकल्स की तैयारी में इस हम जो है वो ओजोन गैस का यूज़ करते हैं। किस लिए? क्योंकि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना। ऑक्सीजन किसी ज़रूरी थोड़ी ऑक्सीजन जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है वो नुकसान ही पहुंचाए, भाई फ़ायदा भी पहुंचाते हैं, ठीक है। इनके बहुत सारे काम भी लिए जाते हैं इनसे, तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। मिसाल के तौर पर लिविंग थिंग्स कुछ नुकसानदेह भी तो हैं, जैसे कि अगर आप ट्रीटमेंट ऑफ डोमेस्टिक वाटर, इस ओजोन गैस को अगर आप पीने वाले पानी, जो घरों में इस्तेमाल पानी होता है, डोमेस्टिक वाटर, इसके साथ इसको आप शामिल करें, ठीक है, तो ये क्या करेगी? किल्स बैक्टीरिया, पानी में मौजूद बैक्टीरिया को किल कर देगी। जैसे कि क्लोरीन गैस जो है वो भी यही काम करती है। अच्छा, इसके अलावा और क्या करेगी? अगर इसको पानी में शामिल किया जाए, पानी के अंदर डोमेस्टिक वाटर में अगर कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पड़े हैं तो उनको भी ऑक्सीडाइज कर देगी। ऑर्गेनिक कंपाउंड सारे हमारे फ़ायदे के नहीं है भाई, कुछ नुकसानदेह भी हैं, तो ये ऑक्सीडाइज कर देगी उनको। ऑक्सीडाइज ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑक्सीडाइज ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट इन वाटर, ठीक हो गया भाई। अच्छा, और इसका कहाँ यूज़ है? ब्लीचिंग एजेंट के तौर पर भी इसका इस्तेमाल होता है। ब्लीचिंग एजेंट यानी कि कलर्स रिमूवल, फार्मास्यूटिकल्स, कलर्स रिमूवल, कलर्स अगर रिमूव करना है, कपड़ों में कलर लगा हुआ है या किसी और जगह पे भी लगा हुआ है, तो जब कलर्स रिमूव हो जाएंगे उस जगह पे, तो वो जगह क्या हो जाएगी? वो वाइट हो जाएगी। तो आसान लफ्ज़ों में हम ब्लीचिंग एजेंट्स को कहते हैं कि ये चीज़ों को वाइट कर देते हैं, ख़ास तौर पर टेक्सटाइल या कपड़ों को उसमें वाइटनिंग ले आते हैं। तो वाइटनिंग ले आते हैं, तो भाई वाइटनिंग कैसे आती है? उसके अंदर जो दाग धब्बे होते हैं उनके भी तो कोई कलर होते हैं ना, तो ये ब्लीचिंग एजेंट्स उनको रिमूव आउट कर देते हैं और सारी चीज़ों को वाइट कर देते हैं, ठीक है। तो ये ओजोन गैस जो है वो ब्लीचिंग एजेंट के तौर पर भी इस्तेमाल होती है। लार्जली यूज्ड, इसका लार्ज यूज़ जो है, सबसे ज़्यादा इसका जो है वो ओजोन गैस का इस्तेमाल देखें कहाँ पर? लार्ज यूज़, सबसे ज़्यादा यूज़ जो है ओजोन गैस का इन डिपार्टमेंट्स में हो रहा है। मेडिसिन बनाने वाली कंपनीज जो हैं इसको इस्तेमाल करती हैं। फार्मास्यूटिकल्स, मेडिसिन बनाने वाली कंपनियां, ऑयल जो है वो ज़मीन से निकलता है, उसी ऑयल से नेचुरली ज़मीन से निकलता है ना ऑयल, तो उसी ऑयल से हम ग्रीस बनाते हैं। ग्रीस को हम क्या करते हैं? इंजन के पार्ट्स में लगाते हैं, क्योंकि इंजन के पार्ट्स जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर हरकत करते हैं और इसी की हरकत की वजह से इंजन काम करता है और इंजन के काम करने से हमारी गाड़ी चलती है। तो वो जो पुर्जे हैं वो लोहे के बने हुए होते हैं, आयरन के, वो एक दूसरे के ऊपर जब वर्कआउट करते हैं तो उससे रगड़ प्रोड्यूस होती है, फ्रिक्शन प्रोड्यूस होती है, और रबिंग की वजह से आपको पता है हीट प्रोड्यूस होती है, और हीट जो है उससे आग लग सकती है। तो इसीलिए इंजन के अंदर उन पुर्जों में ल्यूब्रिकेशन की जाती है इस ग्रीस की। तो यहाँ पर ये तो जो ग्रीस अभी मैंने बताया, ये किससे हासिल किया आपने? पेट्रोल से। पेट्रोल कहाँ से निकल रहा है? ज़मीन से। पेट्रोल आप लैब में तो नहीं बना रहे ना, ज़मीन से निकल रहा है, और उससे आप ये ग्रीस बना रहे हैं जो कि यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन ग्रीस के अलावा भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं
जो कि ल्यूब्रिकेशन का काम कर सकती हैं, जो आप लैब में बना सकते हैं। मकसद तो चिकना करना होता है ना भाई उनको, उन पार्ट्स को, कि वो उनमें चिकनाई आ जाए। और जब चिकनाई आ जाती है तो फ्रिक्शन जो है, वो चिकनी चीज़ों में फ्रिक्शन या रगड़ इतनी थोड़ी ना होती। तो ज़रूरी नहीं है कि आप ग्रीस लगाएं, आप कुछ और लगा लें। ये जो आप लैब में तैयार करेंगे ये चीज़ कहलाएगी सिंथेटिक, मसनूई। तो सिंथेटिक ल्यूब्रिकेशन, ल्यूब्रिकेंट्स जो आप बना रहे हैं लैब में, सिंथेटिक ल्यूब्रिकेंट्स जो आप बना रहे हैं लैब में, तो वो इस ओजोन गैस की मदद से आप बना रहे हैं। ठीक है। इसके अलावा कुछ दूसरे किस्म के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, उनकी तैयारी में भी ओजोन गैस का इस्तेमाल किया जाता है। अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक हो गया भाई। अपर एटमॉस्फेयर का मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको। एक दो किस्म के एटमॉस्फेयर हैं हमारी अर्थ के, एक अपर एटमॉस्फेयर है, एक लोअर एटमॉस्फेयर है। अपर एटमॉस्फेयर में ओजोन गैस का किरदार मैं आपको बता चुका हूँ अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन की फिल्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है। लोअर एटमॉस्फेयर के अंदर ये जो है वो लोअर एटमॉस्फेयर, यानी कि जिस एटमॉस्फेयर में हम रहते हैं, ये लोअर एटमॉस्फेयर कहलाता है। एयर पोल्यूटेंट है ये बहुत ज़्यादा, यानी कि एयर को ख़राब करने वाली। उसकी वजह क्या है, कैसे एयर को ख़राब करेगी? एयर में मौजूद ऑक्सीजन से ही ये O2 से ये O3 में कन्वर्ट होगी। O3 में कन्वर्ट होगी तो फिर ये क्या कहलाएगी? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपको पता है क्या करता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डिस्टॉर्ट करता है, उनको ख़राब करता है, उनको डिस्ट्रॉय करता है। इसीलिए लिविंग टिश्यू जो है उसको भी ये डैमेज करते हैं। हमारे एटमॉस्फेयर में आने के बाद ये ओजोन गैस और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को भी ये डैमेज करते हैं। ठीक है भाई। ये चैप्टर तमाम हुआ। इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 14 शुरू करेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।